अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, लेटेस्ट जो सिचुएशन है इज़राइल गज़ा की हवाले से, उसमें इज़राइल ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पे हमला करके बमबारी की और उसमें कई ईरानी मारे गए। ज़ाहिर ईरानियन कौंसलेट थी और उसमें ईरान के 2 फौजी जनरल भी मारे गए। ईरान की नेशनल मतलब गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ मारे गए। ईरान ज़ाहिर बहुत गुस्से में है। इज़राइल का भी मामला सामने आ रहा है कि वो असल में ईरान को टारगेट करना चाह रहा है, क्योंकि इज़राइल को पता है कि इस रीजन में हमास, हिज़्बुल्ला और दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। हूती हैं यमन के, ये सब ईरानियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनफैक्ट इज़राइल और इज़राइल के पीछे वेस्ट के ख़िलाफ़ एक जंग कर रहे हैं। तो इज़राइल को ये भी पता है कि ईरान एटॉमिक पावर बनने के बहुत करीब है। वो चाहता है कि ईरान से एक डायरेक्ट जंग हो जाए। इससे पहले भी इज़राइल ने ईरान के एक जनरल को इसी सीरिया में मार दिया था। तो ये एक हमला हुआ। ईरान कह रहा है हम मुनासिब वक्त पे इसका जवाब देंगे। हमें पता है कि इज़राइल हमें इस जंग में घसीटना चाह रहा है, लेकिन हम इसका जवाब देंगे और ज़रूर देंगे। इस सिलसिले में ये एक तज्ज़िया है एक यूरोपियन जर्नलिस्ट का कि ईरान का एक बहुत बड़ा प्लान है। जॉर्डन के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। जॉर्डन आपको पता है पूरे का पूरा इज़राइल के साथ बॉर्डर मिलता है, वेस्ट बैंक के साथ मिलता है। तो जॉर्डन पे काम हो रहा है और कोशिश हो रही है कि जॉर्डन की गवर्नमेंट, जैसे लेबनान, पहले लेबनान तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री था, आज वो पूरा हिज़्बुल्लाह के कंट्रोल में है, ईरान के कंट्रोल में आ गया है। इसी तरह कोशिश है कि जॉर्डन एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी मुस्लिम, तो कोशिश है कि जॉर्डन में किसी तरह कंट्रोल हासिल किया जाए गवर्नमेंट में। और इसके लिए ज़ाहिर है ऑलरेडी जॉर्डन में एक तो फ़लस्तीनियन बहुत हैं, दूसरा वेस्ट बैंक से बॉर्डर मिलता है बहुत सारा बड़ा, तो उससे आसानी से फ़लस्तीनी आ जा सकते हैं। आपको याद होगा 1967 में फ़लस्तीनी जब 67 की वॉर के बाद भाग के सारे जॉर्डन पहुंच गए थे, जॉर्डन में बड़े बड़े कैंप थे। उस वक्त भी जॉर्डन में फ़लस्तीनियों ने टेक ओवर करने की कोशिश की थी और जॉर्डन की आर्मी उनको कंट्रोल नहीं कर सकी थी। और चूंकि 67 की वॉर में हार गई थी अरब अलायंस, तो अरब अलायंस में इराक, सीरिया, इजिप्ट ये सब थे, तो वो हारे हुई फौजें थी, तो वो जॉर्डन की मदद कर नहीं सकती थी। तो जॉर्डन ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान में उस वक्त अयूब खान या याह्या खान, ये 67 या 69 की बात है, तो अयूब खान या याह्या खान पाकिस्तान में रूलर थे। तो ज़ियाउल हक एक ब्रिगेडियर हुआ करता था उस वक्त, ज़ियाउल हक की लीडरशिप में एक फ़ौज भेजी थी जिसने फ़लस्तीनियों के ऊपर, मतलब इनकी आदत है सिविलियंस के ऊपर तो ये अपनी बहादुरी दिखाते हैं, इतने फ़लस्तीनी मार दिए। मेरा ख्याल है 25,000 का तो एक आम फिगर चल रहा था कि इज़राइल भी चीख उठा कि हमने तो पूरी ज़िंदगी में इतने फ़लस्तीनी नहीं मारे जितने ज़ियाउल हक ने 2 हफ्ते में मार दिए। तो ये अरसे से कोशिश होती है। और एक्चुअली ये जो फ़लस्तीन तो कभी हिस्ट्री में कोई कंट्री रहा नहीं है, और हिस्ट्री के कंट्रीज़ रहे हैं तो ये इजिप्ट रहा है, सीरिया रहा है, इराक रहा है और जॉर्डन। तो जॉर्डन के ऊपर फ़लस्तीनियों की कोशिश है कि जॉर्डन हमारा इलाका है। और सल्तनत उस्मानिया, ओटोमन अम्पायर में जो ये प्रोविंस था पूरा, उसमें जॉर्डन फ़लस्तीन साथ मिले हुए थे, एक ही थे। तो ये तो ब्रिटिश ने जब ओटोमन अम्पायर से टेक ओवर किया, यरूशलेम को भी टेक ओवर किया, और आज का जो इज़राइल फ़लस्तीन
गज़ा वगैरह के जो इलाके हैं वो, और जॉर्डन को सेपरेट किया, जॉर्डन को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे। तो जॉर्डन को फ़लस्तीनी जिस तरह इजराइल के ऊपर अपना हक जमाते हैं, इसी तरह जॉर्डन पे भी हक जमाते हैं। तो इनकी हमेशा से कोशिश रही है कि जॉर्डन को ये टेक ओवर कर लें, जबकि जॉर्डन का ये कहना है कि वेस्ट बैंक एक्चुअली हमारा इलाका है, जो ज़बरदस्ती ब्रिटिश ने फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया था। क्योंकि 1948 के जो ब्रिटिश प्लान जो था उसमें इसराइल और पैलेस्टाइन 2 स्टेट बनाए थे, उसमें वेस्ट बैंक आज के वेस्ट बैंक से काफ़ी बड़ा था और वो उन्होंने फ़लस्तीन को दिया था। लेकिन चूंकि कॉलोनियल पावर था ब्रिटिश, तो जॉर्डन कुछ कर नहीं सका और इस तरह जॉर्डन ने भी वो हक छोड़ दिया था। तो आज कोशिश है कि हमास, फ़लस्तीनी और हिजबुल्ला और इन सब के साथ मिलके, सीरिया, इन सब के साथ मिलके जॉर्डन में कोई गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली जाए, जिससे इनको एक इजराइल के खिलाफ एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन मिल जाएगी लड़ने के लिए। तो इस फ्राइडे के बारे में ये जर्नलिस्ट कह रही हैं कि इस फ्राइडे को अटैक शुरू होगा इजराइल के ऊपर, इजराइल के ईस्ट यानी लेबनान से, सॉरी ईस्ट यानी जॉर्डन से, वेस्ट बैंक से और जॉर्डन से, वेस्ट यानी लेबनान से, और चारों तरफ से एक हमला किया जाएगा। ये एक ख्याल है, ईरान कहीं ना कहीं तो इसका बदला लेगा। और अजीज़ दोस्तों, इजिप्ट आज भी अरब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। जब 70s में हम सऊदी अरब में रहते थे और सऊदी अरब में बहुत सारे इजिप्शियन थे 70s और 80s में। जैसे मैं 80s में 1984 में रियाद बैंक में जब काम पे गया था तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में था। ट्रेनिंग सेंटर में असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ रियाद बैंक जो थे उनका मैं पर्सनल असिस्टेंट था। तो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर का स्टाफ था ना, उस वक्त सऊदी अरब अपने सऊदियों को ग्रूम करता था और यंग स्टूडेंट्स जो थे उनको हायर करते थे और उनसे ज़्यादा काम तो नहीं लिया जा सकता था क्योंकि वो छोटे यंग और मतलब लाउबाली से बच्चे थे, सबके पास गाड़ियाँ थीं, पैसा था, सब कुछ था। लेकिन उनको ट्रेनिंग पे लंदन भेजा जाता था, अमेरिका भेजा जाता था और वहाँ पे जद्दा में जहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर था रियाद बैंक का, वहाँ पे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते थे जिसमें जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में चार ब्रिटिश टीचर थे जो इंग्लैंड से हायर किए गए थे। वो इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज कराते थे, दूसरे कोर्सेज कराते थे, बैंकिंग कोर्सेज कराते थे। और जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो थे, जो मेरे बॉस, उनके 2 एडवाइज़र थे। वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर फॉर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट थे। तो इनका मैनेजमेंट डेवलपमेंट का एडवाइज़र था मिस्टर हैबेनेक और इनका ट्रेनिंग का एडवाइज़र था मिस्टर पिकॉक। तो ये स्टाफ था। लेकिन ये तो हायर स्टाफ हो गया। जो बाकी जो स्टाफ था, क्लर्क और मैनेजर और वो, उसमें एक फ़लस्तीनी था और 6 इजिप्शियन थे। और सऊदी अरब में इजिप्शियंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे, इसलिए कि उस ज़माने का आप लें 60s और 70s में, तो इजिप्शियंस कंपैरेटिवली बाकी अरबों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हिस्टोरिकल कंट्री था। तो इजिप्शियन सऊदी अरब में काफ़ी वो होते थे। तो अभी जो जंग हो रही है जो इजराइल गज़ा में, उसमें इजिप्ट पे बहुत प्रेशर था मुसलमानों की तरफ से कि आपका बॉर्डर गज़ा से मिलता है, आप गज़ा का रफ़ा बॉर्डर खोलें, आप आने जाने दें सामान को, फ़लस्तीनियों को आने दें। और अंदर खाने भी ये प्रेशर था कि आप उन फ़लस्तीनियों को हथियार दें, ट्रेनिंग दें और आप इजराइल की फ़ौज का मुकाबला करें वगैरह वगैरह। लेकिन इजिप्ट बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस बॉर्डर को बंद भी रखा, बहुत स्ट्रिक्टली उस बॉर्डर को बंद रखा। और इजिप्ट और इजराइल का जो बॉर्डर है वो 5-6 हिस्सों में है, यानी फेंसिस हैं, खारदार तारे हैं, फिर खाली जगह है, फिर दीवार है, फिर खाली जगह है, फिर फेंसिस हैं। इस तरह इतना सख्त बॉर्डर है और इजिप्ट पे बड़ा प्रेशर था। इजिप्ट उस प्रेशर से निकल आया और इजिप्ट ने ना फ़लस्तीनियों की मदद की, ना फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में आने दिया। उसका नतीजा ये निकला कि इजिप्ट को
इनाम दिया गया। इजिप्ट का मैं पिछली एक वीडियो में पिछले हफ्ते ही शायद कंपेयर करके बताया था कि किस तरह इजिप्ट का और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम सेम है। 50s में जब शाह फारूक को मार के किंगडम ख़त्म करके जमाल अब्दुल नासिर रिवॉल्यूशन लाया और उसका डेप्यूटी था अनवर सादात। मरते दम तक जमाल अब्दुल नासिर प्रेसिडेंट रहा, फिर अनवर सादात बना। मरते दम तक अनवर सादात प्रेसिडेंट रहा, फिर हुस्नी मुबारक बना। हुस्नी मुबारक कोई 79 में या 80 में शायद अनवर सादात का मर्डर हुआ था और हुस्नी मुबारक तब से चलता रहा। और फिर मर्सी आया इलेक्शन जीत के, तो उसको 6 महीने में ही फारिग करके जेल में ही मार दिया। और ये जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी आया, प्रेसिडेंट बन के अब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है। ये वहाँ का सिस्टम है, वहाँ पे आर्मी के जनरल्स रूल करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी आर्मी के जनरल्स रूल करते हैं। तो इसी तरह इजिप्ट में इकोनॉमिकली बहुत तबाही थी। इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान और इजिप्ट का कंपैरिजन होता रहता है और बोथ कंट्रीज पाकिस्तान और इजिप्ट कोलैप्स के करीब हैं, किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकते हैं इनकी इकोनॉमीज। लेकिन इजिप्ट को बचाया गया इनाम के तौर पे कि इजिप्ट में इस जंग में वेस्ट की ख्वाहिश के मुताबिक पॉजिटिव रोल अदा किया, तो इसलिए इजिप्ट को IMF ने $8 बिलियन की लोन दी है। अजीज दोस्तों, टॉप 3 IMF के जो कर्जदार हैं ना, जो उनमें एक इजिप्ट है। इसके बावजूद $8 बिलियन इजिप्ट को IMF ने लोन अप्रूव किए। इमीडिएटली 800 और कुछ मिलियन तो फौरन दे दिए गए और बाकी भी दे दिए जाएंगे। ये एक प्लान है इजिप्ट के बेल आउट का जो $50 बिलियन का है। इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया है इमारात ने। इमारात ने इजिप्ट में 35 बिलियन की डील की है इन्वेस्टमेंट की। रास अल हकमा इजिप्ट का एक एरिया है जिसको इमारात ने किराए मतलब खरीद लिया है और ये इजिप्ट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लैंड सेल हुई है। ज़मीन बेची गई है सबसे बड़ी, 171 स्क्वायर मीटर, 171 मिलियन स्क्वायर मीटर की ज़मीन इमारात ने खरीदी है और अब वहाँ पे इमारात एक दुबई बनाने जा रहा है। रास अल हकमा को दुबई के लेवल पे डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे घर बिल्डिंगें बनी जाएंगी, होटल बनाए जाएंगे, शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, एक नया दुबई बनाया जाएगा। आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि इजिप्ट में दूसरे अरब मुसलमान कंट्रीज़ की तरह नहीं है शरिया लॉ। वहाँ पे हिजाब बुर्का नहीं है, वहाँ पे शराब मिलती है। जब हम सऊदी अरब में रहते थे ना 70s और 80s में, तो बहरीन में शराब मिलती थी। तो सऊदी हुकूमत ने 84 में या 85 में दहरान से एक 29 मिनट का पुल बनाया समंदर में बहरीन तक, ताकि बाय रोड, बहरीन एक जजीरा है तो बाय रोड रास्ता बन जाए। तो उस इलाके के सऊदियों को ये फैसिलिटी थी कि वो आधे घंटे में बहरीन पहुंच जाते थे, दारू पी के आ जाते थे वापस। जद्दा में रहने वालों को ये फैसिलिटी थी कि 35 मिनट की फ़्लाइट थी कैरो, 35 मिनट में ये इजिप्ट पहुंच जाते थे, वहाँ पे सारी अय्याशियाँ मारते थे। तो इजिप्ट इजीली दुबई बन सकता है। तो इजिप्ट का एक हिस्सा इमारात ने ख़रीदा है, 35 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टोटल ऑफ $50 बिलियन का बेल आउट प्लान है इजिप्ट के लिए। अजीज दोस्तों, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि बल्कि 2 खबरें हैं। एक ये कि गायाना एक कंट्री है कैरिबियन में, वेस्ट इंडीज़ जिसको कहते हैं,
गयाना एक खूबसूरत कंट्री है जिसमें जंगलात ही जंगलात हैं, और वो दुनिया के जो ये क्लाइमेट के जो मसले हैं ना, उसको बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर रहा है। वहाँ से पेट्रोल निकला है। तो उन्होंने पेट्रोल निकालने का ऐलान किया है, तो वेस्ट के जर्नलिस्ट जो लेफ्ट के और ये और वो, उनको क्लाइमेट याद आ जाता है। पूरी दुनिया में जो कार्बन का जो मसला है ना, वो सबसे ज़्यादा चाइना और अमेरिका कर रहा है। ये चाइना और अमेरिका एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा चाइना और अमेरिका है बाकी दुनिया से, अकेले दो मुल्क, उसमें इनकी बोलती बंद होती है। तो ये गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहा था ये बीबीसी का स्टीफन सेकर, और उसको कह रहा है कि आप कैसे वहाँ से ऑयल निकालेंगे, आपको पता है कि कितना कार्बन निकलेगा और कितना मामला ख़राब होगा। तो इरफान अली ने जो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, काश के ऐसा पाकिस्तानी भी कोई होता, लेकिन पाकिस्तानी तो गुलाम है। Let's take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, 2 decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you, as a head of state, went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? A forest that we have kept alive? A forest that we have kept alive. Does that give you the right? Does that give you the right to release all of this carbon? Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, we'll still be net zero. No, powerful words, Mr. President. But a couple. I am not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets, are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid to keep their message? अजीज दोस्तों, वेस्ट का बड़ा ही नेगेटिव किरदार रहा है मुख्तलिफ चीज़ों में। रशिया के साथ आपको पता है कि एक अरसे से जंग वेस्ट कर ही रहा है, वन वे और अदर, कोल्ड वार, ये वो, जबकि रशिया ने कभी भी इनको प्रोवोक नहीं किया, ये रशियंस को प्रोवोक करते हैं। रशिया में चेचनिया, दागिस्तान में इस्लामिक मूवमेंट को वेस्ट ने इतनी सपोर्ट दी थी और पूरे रशिया में टेररिज्म हो रही थी, उसको जैसे तैसे रशिया ने कंट्रोल किया। अब यह जो ISIS वाला अटैक हुआ है मॉस्को में, ये भी वेस्ट की बैकिंग से हुआ है। अजीज़ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी अरसे पहले, अभी नहीं बहुत पहले, ये बात कही थी कि अगर माइनॉरिटीज़ को शरिया लॉ चाहिए ना, मुसलमान माइनॉरिटीज़ को, तो मेरा उनसे मशवरा है कि वो ऐसे किसी मुल्क में चाहें रहने के लिए जहाँ पे शरिया लॉ स्टेट लॉ है। रशिया को माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, माइनॉरिटीज़ को रशिया की ज़रूरत है, और हम उनके लिए कोई स्पेशल लॉज नहीं बना सकते जैसे कि भारत में है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम वक्फ बोर्ड और फलान ढुमकान।
उन्होंने कहा हम उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते, ना ही अपना कानून उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी शोर मचाएं, डिस्क्रिमिनेशन, हम इसकी परवाह नहीं करते। और करंट मॉस्को के अंदर टेररिस्ट अटैक के बाद रशिया ने भर भर के जहाज से मुसलमानों को डिपोर्ट करना शुरू किया, इलीगल्स को डिपोर्ट करना शुरू किया, जिसमें मेजॉरिटी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह के जो इलीगल्स थे उनको भर भर के डिपोर्ट करना शुरू किया। और रशिया ये कर सकता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।